हेलो स्टूडेंट, आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी सब्जेक्ट की फर्स्ट पोएम देखने वाले हैं। उसका नाम है चांदनी रात। उसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। आपके परिवेश के किसी सुंदर प्राकृतिक स्थल का वर्णन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान। सुंदर प्राकृतिक स्थल का नाम तथा विशेषताएं बताने के लिए कहे। प्राकृतिक मतलब नेचुरल स्थल का आपको क्या नाम लिखना है और उसके विशेषताएं लिखनी है। वहाँ तक की दूरी तथा परिवहन सुविधाएं पूछे। परिवहन मतलब ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या सुविधा है उसके बारे में आपको लिखना है। निवास, भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। रहने के और खाने के लिए क्या क्या व्यवस्था है उसके बारे में आपको लिखना है। प्राकृतिक संपत्तियों पर आधारित उद्योगों के नामों की सूची बनवाएं। वहाँ कौन कौन से उद्योग है उसके नाम आपको लिखना है। मैथिली शरण गुप्त, उनका परिचय हम देखते हैं। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। प्रमुख कृतियाँ: साकेत, ये उनका महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, ये उनके खंड काव्य हैं। रंग में भंग, राजा प्रजा, ये उनके नाटक है। पद्य संबंधी खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। ये खंड काव्य क्या पंचवटी खंड काव्य से लिया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। इस कविते में चांदनी रात को कौन कौन से दृश्य दिखाई देते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पंक्ति हम देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु का मतलब सुंदर और थल मतलब भूमि। कवि गुप्त जी इस कविते के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे चांदनी रात में चंद्रमा की नटखट किरणें जल और भूमि पर खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश। तो चंद्रमा का निर्मल आकाश संपूर्ण धरती और आकाश में फैला हुआ है और उसे प्रकाशमान कर रहा है। आगे देखते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक का मतलब खुशी और प्रगट मतलब दिखाना। हरित हरे भरे, तृणों मतलब घास। ठीक है। कवि बताते हैं कि इस अवसर पर धरती बहुत प्रसन्न है और वह अपनी प्रसन्नता हरे भरे घास के नोकों से जता रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु मतलब वृक्ष और मंद मतलब धीमी। तो मंद गति से बह रहे हवा के झोंकों से वृक्ष भी झूम रहे हैं। ऐसे लगता है वो भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, हे स्वच्छंद सुमंद गंधर्व निरानंद, हे कौन दिशा।
कवि रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी बहुत ही निर्मल है और यह रात भी बहुत शांत है। हर तरफ मंद मंद सुगंध फैली हुई है। कवि गुप्त जी पूछते हैं कि ऐसे समय में कोई ऐसी दिशा है जहाँ पर खुशी का माहौल ना हो। मतलब हर दिशा में खुशी छा गई है। आगे देखते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नीति मतलब भाग्य। तो कवि गुप्त जी कहते हैं कि जंगल में कोई भी गतिविधि बंद नहीं हुई है। रात्र रूपी नटी, नटी मतलब नर्तकी, अभिनय करने वाली। तो रात्र रूपी नटी के सारे कार्यकलाप पहले जैसे चल रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। परंतु ये सारे काम शांत, चुपचाप और एकांत भाव से हो रहे हैं।